बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एफएससी फर्स्ट ईयर के एक टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ और ये है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, एक और बात जो मैं पहले लेक्चर में भूल गया था वो ये होता है कि जो वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड जो होती है वो आम लेटर से हम शो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये वेक्टर को ये है तो इसकी मैग्नीट्यूड जो है इस तरह शो करेंगे, यानी कि ना तो उसको बोल्ड करेंगे और ना ही उसके ऊपर जो है वो एरो डालेंगे। तो ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड को शो करने का तरीका है। तो ये जो पिछला लेक्चर था उसमें ये बात भूल गया था, तो आप उसमें ऐड कर लेना ये। तो बहरहाल आज हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। ये कार्टेशियन ये एक मैथमेटिशियन था जिसने सबसे पहले ये सिस्टम जो इंट्रोड्यूस करवाया, इसलिए उसी के नाम से ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहलाता है और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसको हम कहते हैं। अब देखिए कि वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन जो है हम एरो से करते हैं और साथ ही साथ पहले लेक्चर में हमने ये कहा था कि एक वेक्टर जो है वो नॉर्थवर्ड है, साउथवर्ड है, ईस्टवर्ड है, वेस्टवर्ड है, यानी कि मशरक़ की तरफ है, मगरब की तरफ, शुमाल की तरफ या जनूब की तरफ, या मशरक़ शुमाल की जानब है, जनूब मगरब की जानब है। तो ये जो साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट ये हैं ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस। तो आम तौर पर हम फिज़िक्स में ये ज्योग्राफिकल डायरेक्शन इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसके लिए ये सिस्टम जो है उसको इस्तेमाल करते हैं किसी भी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब देखें कि अगर हमारा एक वेक्टर जो है वो लाई करता है प्लेन के अंदर, यानी कि हम एक ऐसा वेक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो प्लेन के अंदर लाई करता है। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्लेन के ऊपर, मिसाल के तौर पर बहालपुर से मुल्तान तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, तो ये हमारा एक प्लेन बनता है। प्लेन के ऊपर हम वेक्टर को जो है एरो को शो करेंगे। तो प्लेन के अंदर अगर एक वेक्टर को शो करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम 2 स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइंस जो है ड्रॉ करते हैं। ये स्ट्रेट लाइंस हैं और परपेंडिकुलर है। तो ये एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हम नाम देते हैं ओरिजिन का। ये है ओरिजिन। अब देखिए कि एक लाइन जो है वो इस ओरिजिन से इधर है, दूसरी लाइन इस ओरिजिन से इधर है, इसी तरह ऊपर है, नीचे है। तो ये जो हमारी लाइन है इसको हम नाम देते हैं एक्स एक्सिस का, और एक्स एक्सिस आमतौर पर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो लाइन हम ड्रा करते हैं इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको आमतौर पर हम वाई एक्सिस कहते हैं। तो ये आपका एक्स एक्सिस हुआ, ये आपका वाई एक्सिस हुआ। और एक और बात कि ओरिजिन से इधर जो एक्सिस है एक्स एक्सिस, उसका साइन पॉजिटिव लेते हैं, ओरिजिन से इधर जो है नेगेटिव। इसी तरह ओरिजिन से ऊपर जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ओरिजिन से नीचे जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो ये हमारा सिस्टम जो है ये कहलाता है 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब रही बात कि इसके अंदर एक वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, तो डेफिनेटली वेक्टर जो है उसको एरो से ही हम शो करते हैं और उसकी जो लेंथ होती है वो एक अकॉर्डिंग टू सूटेबल स्केल होती है, जो पहले हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसकी लेंथ जो है वो इसकी मैग्नीट्यूड को शो करती है। अब रही बात कि इसकी डायरेक्शन जो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरह बताते हैं। ये तो नहीं है कि नॉर्थवर्ड है, साउथवर्ड है, ईस्टवर्ड है, वेस्टवर्ड है, बल्कि हम क्या करते हैं, ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इसके साथ ये जो वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा होता है
इस एंगल से इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसको शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वेक्टर जो है एक्स एक्सिस की तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसका जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री होगा। और इसी तरह ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, अगर बेल फर्स्ट यानी कि यहाँ से इस तरह स्वीप करता हुआ यहाँ पे जा रहा है, तो इसका मतलब एंगल जो है उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो 90 डिग्री के बराबर होगी, यानी कि यहाँ से इधर हम इसको मेजर करेंगे। और इसी तरह अगर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो इसका एंगल जो बनेगा वो उसके यानी कि इसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए जो एंगल इस्तेमाल करेंगे 180 डिग्री का होगा। और इसी तरह अगर ये इधर है, हमारा वेक्टर जो है वो डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड लाई करता है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी डायरेक्शन को हम 270 डिग्री से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कहना ये चाहता था कि ये जो 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें जो वेक्टर है उसकी जो लेंथ है अकॉर्डिंग टू सूटेबल स्केल लेते हैं जो कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड को शो करती है, और इसकी डायरेक्शन जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है वो इस वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब रही बात कि ये देखिए ये वेक्टर ए है, तो हम क्या करते हैं इसको ए ओ डायरेक्टेड लाइन से शो कर रहे हैं, ओ पी डायरेक्टेड लाइन से शो कर रहे हैं। अब पी का क्या मतलब हुआ, और पी के साथ ये देखिए लिखा है ए बी। ये ए बी से क्या मुराद है, ए से मुराद ये है कि एक्स एक्सिस के साथ इस वेक्टर के कितने यूनिट बनते हैं, और बी से मुराद ये है कि वाई एक्सिस के अलांग इसके कितने यूनिट बनते हैं। यानी कि ये एक ऐसा वेक्टर है जो ओरिजिन से शुरू होता है और पी पे टर्मिनेट होता है, और पी पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो कि अगर हम पी पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं तो एक्स एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हमें ए यूनिट ट्रेवल करना पड़ेगा, और पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ हमें बी यूनिट जो है वो ट्रेवल करना पड़ेगा। ये देखिए ट्रेवल का लफ्ज़ मैंने वैसे इस्तेमाल कर लिया, मिसाल के तौर पर ये फोर्स भी हो सकती है, लाजिमी तो नहीं डिस्प्लेसमेंट ही हो, फोर्स भी हो सकती है, वेलोसिटी भी हो सकती है, एक्सलरेशन भी हो सकता है, यानी कि उसको ये वेक्टर शो कर रहा है। तो कहना ये चाहता था बेसिकली कि जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हमें ये देखना होता है कि इसकी टिप कहाँ पे है, उतने यूनिट हम एक्स एक्सिस की तरफ ड्रा करते हैं, और फिर उतने ही यानी कि वाई एक्सिस की तरफ ये जो दूसरा इसमें डिजिट इस्तेमाल होता है ये वाई वैल्यू को शो कर रहा होता है। तो हम लिखते हैं पी ए बी, मीन ये एक्स यूनिट है, ये एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट है ए, और वाई एक्सिस की तरफ यूनिट है बी। तो ये आपका वेक्टर जो है ए 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अब लाजमी तो नहीं कि वेक्टर जो है वो प्लेन के ऊपर ही लाई करे, स्पेस के ऊपर भी तो लाई कर सकता है। यानी स्पेस के अंदर मिसाल के तौर पर हमारे पास जो वेक्टर है वो यानी कि हम जो चलो ऐसे करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, तो एक पॉइंट से एक टावर की जो टॉप है वहाँ तक हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो टावर तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक तीसरा एक्सिस जो है उसको डिफाइन करना पड़ेगा। ये देखिए ये बनता है एक्स वाई प्लेन, यानी कि 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो किसी भी वेक्टर जो कि लाई करता है स्पेस के अंदर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें 3 एक्सिस होते हैं, एक एक्सिस जो है ये कह लेंगे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ये तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब यहाँ पे अगर एक वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, ये देखिए ये बिल्कुल उसी तरह ये स्केल के मुताबिक हम वेक्टर की मैग्नीट्यूड ड्रा करेंगे, और यानी कि ये जो एरो हमने ड्रा किया ये मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को शो कर रहा है। अब इसमें ये देखें कि ये जो वेक्टर है ये इस प्लेन के ऊपर लाई नहीं करता, बल्कि इसका टिप जो है वो हट के है, इतना डिस्टेंस जो है वो हट के है। तो डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें इनकी यहाँ जिस तरह लिखा है कि पी ए बी सी है,
इसका मतलब ये हुआ कि ए यूनिट हमें एक्स एक्सिस की तरफ ट्रेवल करना पड़ेगा और बी यूनिट जो है वो वाई एक्सिस की तरफ और सी यूनिट जो है वो जेड एक्सिस की तरफ जाना पड़ेगा, तब हम इसकी टिप पे पहुंचेंगे। तो ये हमारा वेक्टर जो है ये स्पेस के अंदर लाई करता है। मैंने एक छोटा सा ये मॉडल बनाया, ये देखिए, ये आपके पास सिचुएशन के ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, यानी कि ये देखें, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अब अगर वेक्टर जो है वो यहां लाई करता है इस तरह, ये, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसके कुछ जो डिस्टेंस हैं या कुछ जो इसके वैल्यू है, क्या कहते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट की, वो एक्स एक्सिस की तरफ है। मिसाल के तौर पर यहाँ जिस तरह मैंने ए लिखा है, ये वाई एक्सिस की तरफ बी लिखा है और जेड एक्सिस की तरफ से ये सी यूनिट जो है हम यहाँ चलते हैं। अब रही बात कि इसकी डायरेक्शन किस तरह मालूम की जा सकती है, तो यहाँ सिंगल एंगल से वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो मालूम की नहीं की जा सकती, बल्कि इसमें 3 एंगल जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। एक एंगल जो है ये वेक्टर जो एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, ये वाला वेक्टर, ये वाला एंगल एक्स एक्सिस के साथ, तो ये कहलाएगा अल्फा। और वो एंगल जो वाई एक्सिस के साथ बनाता है ये वेक्टर, उसको बीटा से शो करते हैं, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको गामा से शो करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये जो वेक्टर 3 डायमेंशन में होगा, यानी स्पेस के अंदर लाई करता होगा, उसकी डायरेक्शन को हम 3 एंगल से शो करते हैं। एक वो एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ बनता है, दूसरा वो एंगल जो वाई एक्सिस के साथ बनता है, और तीसरा वो एंगल जो ये जेड एक्सिस के साथ बना रहा है। तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको अल्फा से शो करते हैं आमतौर पर, वाई एक्सिस के साथ जो बनता है उसको बीटा से, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको गामा से शो करते हैं। तो ये अल्फा, बीटा और गामा 3 जो एंगल हैं वो इसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसमें दूसरा जो टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स की एडिशन। याद रखें, स्केलर की एडिशन और वेक्टर की एडिशन 2 डिफरेंट प्रोसेस है। हम देखें कि स्केलर के लिहाज से अगर देखा जाए तो 2 + 2 हमेशा 4 ही होंगे, ना 4 से ज़्यादा, ना 4 से कम, ना 4 से कम, ना 4 से ज़्यादा। लेकिन अगर हम वेक्टर्स के लिहाज से देखें तो 2 वेक्टर ऐसे लेते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड 2 के बराबर है, दोनों की मैग्नीट्यूड 2 के बराबर है, तो उसका रिजल्टेंट जो आएगा वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। यानी कि इसकी एक रेंज आएगी जो 0 से 4 तक की होगी, यानी कि इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड 0 से लेकर 4 तक उस कोई भी वैल्यू हो सकती है। हाँ, अलबत्ता ये है कि 0 से कम नहीं हो सकती और 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्केलर्स की एडिशन और वेक्टर की एडिशन 2 डिफरेंट प्रोसेस है। तो हम ये देखते हैं कि एडिशन, वेक्टर्स की एडिशन जो है वो किस तरह की जाती है, और ये जो मैंने बात आपके सामने रखी है कि 2 + 2 जो है यहाँ 4 के बराबर लाजमी नहीं के होंगे, ये 2 + 2 0 भी हो सकता है, 2 + 2 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। तो वेक्टर्स को किस तरह ऐड अप किया जा सकता है, तो पहला स्टेप देखें, वेक्टर की एडिशन में पहला स्टेप ये होता है कि जिन वेक्टर्स को हमने ऐड अप करना है उनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ड्रॉ करते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव लाइंस वही, यानी कि ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से हम एरो अपना वेक्टर को शो करते हैं, तो ये कहलाती हैं रिप्रेजेंटेटिव लाइंस। फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर ए है, ये 4 न्यूटन फोर्स है, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी। दूसरा वेक्टर बी है, वो 3 न्यूटन फोर्स है, उसकी डायरेक्शन भी होगी, उसकी मैग्नीट्यूड भी होगी। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि याद रखें कि जो एडिशन होती है या सब्ट्रैक्शन होती है, वैसे तो आपको पहले ही पता है कि सब्ट्रैक्शन जो है वो एडिशन की एक स्पेशल फॉर्म होती है। तो मैं कहना ये चाहता था
कि सिर्फ सेम क्वांटिटीज़ की, सेम नेचर की क्वांटिटीज़ जो हैं उनको ही ऐड अप किया जा सकता है या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। यानी कि अगर दो फोर्सेस हैं तो वो ऐड अप हो सकती हैं, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट में ऐड अप नहीं किया जा सकता। इसी तरह अगर हमारे पास वेलोसिटी है तो वेलोसिटी वेलोसिटी में ऐड अप हो सकती है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन में ऐड अप नहीं हो सकती। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो एडिशन होती है वो सेम नेचर के क्वांटिटीज़ की होती हैं, चाहे वो वेक्टर हों चाहे वो स्केलर्स हों। यानी कि मास को मास में ऐड अप किया जा सकता है, लेंथ को लेंथ में ऐड अप किया जा सकता है। ये नहीं किया जा सकता कि मास को लेंथ में, लेंथ को मास में ऐड अप किया जा सके। यानी कि घोड़े और गधे जो है अलग ही रहते हैं, उनको हम मिक्सअप नहीं कर सकते। तो बहरहाल कहना ये चाहता था कि ये ए वेक्टर जो है किसी फोर्स को शो करता है, बी वेक्टर जो किसी फोर्स को बिल पर शो करता है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइन ड्रॉ करेंगे। ये रिप्रेजेंटेटिव लाइंस जो हैं एक्चुअली वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बता रही है। अब इनको हमने करना है ऐड अप। तो क्या करेंगे, ये जो हम एडिशन पढ़ रहे हैं ये एक मखसूस मेथड है जिसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल। ये है हेड टू टेल रूल। इसको एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ज्योमेट्रिकल मेथड भी कहते हैं। यानी कि इसको तीन नाम दिए जा सकते हैं, हेड टू टेल रूल, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ज्योमेट्रिकल मेथड और एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड। तो ये बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर्स की। तो इनको किस तरह फिर ऐडअप किया जा सकता है, जिस तरह के नाम से जाहिर है हम ऐसा करते हैं कि ये जो वेक्टर्स हैं इनको रीड्रॉ करते हैं। लेकिन कैसे, इस तरह के एक वेक्टर का हेड, जिस तरह यहाँ हमने किया है कि पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल को आपस में जोड़ देते हैं। तो एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि एक वेक्टर को, यानी कि ये जो हमने रिप्रेजेंटेटिव लाइन ड्रा की है, इसको कहीं भी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप फिट कर सकते हैं। लेकिन इसमें होगा क्या कि ना तो इसकी मैग्नीट्यूड को हम तब्दील कर सकते हैं, ना इसकी डायरेक्शन को हम तब्दील कर सकते हैं। यानी कि इसकी लेंथ भी इतनी रहनी चाहिए और इसकी डायरेक्शन भी यही होनी चाहिए। तो मैं कहना ये चाहता था कि किसी भी वेक्टर को, ए को या बी को, हम एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करवा सकते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि ना तो उसकी मैग्नीट्यूड को तब्दील कर सकते हैं हम, ना उसकी डायरेक्शन को तब्दील कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने क्या किया कि ये वेक्टर यहाँ डिस्प्लेस कर दिया और ये वेक्टर जो है इस तरह मैंने डिस्प्लेस किया है कि इसका जो वेक्टर का जो हेड है वो वेक्टर बी की टेल के ऊपर रख दिया। यानी कि वेक्टर बी की टेल जो है वेक्टर ए के हेड को कोइंसाइड कर रही है। फिर मैंने क्या किया, एक तीसरा वेक्टर अपनी तरफ से ड्रॉ किया, लेकिन कैसा, जिसकी टेल ए वेक्टर की टेल के साथ कोइंसाइड कर रही है और इस आर वेक्टर का हेड जो है वो बी के हेड के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो ये आर बेसिकली इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा। यानी कि इन दोनों ए और बी, मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये दोनों फोर्सेस हैं, तो ये दोनों फोर्सेस का इफेक्टिव वैल्यू जो होगी वो आर शो कर रही है, डायरेक्शन के लिहाज से भी और मैग्नीट्यूड के लिहाज से भी। तो ये देखिए ए का हेड और बी की टेल आपस में जोड़ दी, तो ये आपके पास एक तीसरा वेक्टर आया जिसको हम नाम दे देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का, और ये किसके बराबर होगा, ए प्लस बी के बराबर होगा। अब लाजमी नहीं है कि हम ए की ही हेड को बी की टेल के साथ कोइंसाइड करके रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। हम इसको इसका रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं। कैसे कि बी का हेड और ए की टेल को आपस में जोड़ दें, यानी बी जो है अपनी जगह पे रहे, ए जो है डिस्प्लेस करवा देते हैं इसकी टेल के, इसके हेड के ऊपर। तो ये आपके पास वेक्टर आ जाएगा ए, ये आ जाएगा बी। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर ये आएगा इसका आर इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि बी प्लस ए। अब इस डायग्राम को और इस डायग्राम को इकट्ठा करके जरा देखें कि यहाँ हमने कहा है कि ए प्लस बी और यहाँ हमने कहा है बी प्लस ए।
इसका रिजल्टेंट ये a प्लस बी आया, इसका रिजल्टेंट b प्लस ए आया। अब ये जो वेक्टर हमने लिखा है, इसके लिहाज से देखें, इसके लिहाज से देखें, इसकी लेंथ भी उतनी ही है दोनों की, इनकी इसकी लेंथ आपस में इक्वल है और इनकी डायरेक्शन भी सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि a में b को ऐड अप कर दें या b को a में ऐड अप कर दें तो रिजल्टेंट r ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ना इसकी मैग्नीट्यूड तब्दील होगी ना इसकी डायरेक्शन तब्दील होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि a प्लस बी जो होता है वो b प्लस ए के बराबर होता है, यानी कि ये कम्यूटेटिव लॉ जो है उसको ओबे करता है। कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, मीन इसकी तरतीब अगर बदल देते हैं, ए की जगह बी को और बी की जगह ए को लिख देते हैं तो रिजल्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो अब वो बात जो मैंने शुरू में कही थी वो भी यहाँ बता देता हूँ, और वो क्या थी भला, वो बात मैंने ये कही थी कि स्केलर जो है 2 प्लस 2 जो हमेशा 4 के बराबर ही होते हैं। लेकिन यहाँ देखें, अगर हम दो वेक्टर लेते हैं, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, अब दोनों वेक्टर जो है उनकी मैग्नीट्यूड सेम है, तो फिर क्या होगा? फिर तो ये देखें, वेक्टर a का जो हेड है वेक्टर b की टेल उसके साथ ज्वाइन करती है, तो रिजल्टेंट वेक्टर जिस तरह यहाँ हमने कहा कि ऐसा वेक्टर जिसकी टेल पहले वेक्टर की टेल के साथ और हेड जो है दूसरे वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड करेगा, तो डेफिनेटली ये इसका a का हेड, ये b की टेल, तो हम ये तीसरा वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक लेके जाएंगे, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर r जो होगा a प्लस b के बराबर होगा। यानी कि यहाँ तो आप वही जो हमने सिंपल स्केलर्स की एडिशन पढ़ी थी, यानी कि सिंपल अरिथमेटिक रूल जो है यहाँ अप्लाई किया जा सकता है कि दोनों वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो एडअप हो जाएगी, डायरेक्शन वही रहेगी। लेकिन अगर आप देखें कि a और c ये दो वेक्टर हैं, इन दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन c की जो डायरेक्शन है वो a के एग्जैक्टली अपोजिट है, तो फिर क्या करेंगे? ये देखें, ये वेक्टर a आ गया, इसका हेड आ गया, अब इसकी टेल जो इसके हेड के साथ ज्वाइन करना है और इसको यहाँ पे डिस्प्लेस करवा दें, तो डेफिनेटली अगर ये दोनों की लेंथ सेम है, मीन मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या होगा? इसका जो हेड होगा डेफिनेटली इसकी टेल के ऊपर आएगा, तो यानी कि इसका हेड और इसकी टेल, मीन सी का हेड और ए की टेल के दरमियान कोई डिस्टेंस नहीं होगा, कुछ सेपरेशन नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी जो लेंथ आएगी, मैग्नीट्यूड आएगी, वो 0 के बराबर होगी, तो ये रिजल्टेंट आपके पास 0 के बराबर यानी कि नल वेक्टर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, एक और बात कि लाजमी नहीं है कि ये वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल और एंटी पैरेलल ही हों, ये कोई भी एक दूसरे के साथ डायरेक्शन बना सकते हैं। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? मिसाल के तौर पर हमारे पास ये वेक्टर तो a है, ये वेक्टर a है, वेक्टर b जो है वो यहाँ से लेकर बिल्कुल इस तरह रोटेट कर रहा है, यानी कि उसका कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, ये 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 हो सकती है, इस तरह ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो इस अगर b कोई दूसरा वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में होंगे तो दोनों ही एक दूसरे में डायरेक्टली इसकी मैग्नीट्यूड एडअप हो जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या होगा? अब इनकी मैग्नीट्यूड जो है, उनका सम जो है वो रिजल्टेंट के से कम होता जाएगा, कम होते होते जब ये वेक्टर रोटेट करता हुआ बिल्कुल यहाँ तक आता है तो इनका अगर इनकी मैग्नीट्यूड सेम है जिस तरह यहाँ हमने किया तो इनका रिजल्टेंट नल वेक्टर के बराबर होगा, 0 होगा। तो कहना ये चाहता था कि वेक्टर की एडिशन जो है वो स्केलर की एडिशन से डिफरेंट होती है। ये आपके सामने एग्जांपल्स हैं कि दो हमारे पास वेक्टर हैं जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है, जिनको ऐडअप किया जाए तो उनका रिजल्टेंट जो है डबल भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो मेरा ख्याल है मेरी ये बात जो है वो आपको समझ आ गई होगी। अब अगली चीज़ हम देखते हैं, ये है रिजल्टेंट वेक्टर। अब यहाँ देखिए, जिस तरह हमने ये a और b दो वेक्टर थे, इनको ऐडअप किया तो हमने ये कहा था कि ये जो r है इनका कंबाइंड इफेक्ट मैग्नीट्यूड के लिहाज से भी और डायरेक्शन के लिहाज से भी शो कर रहा है।
तो ये वेक्टर जो है रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। और ये भी बात हमने कही थी कि सेम नेचर के वेक्टर जो हैं वही सिर्फ आपस में एडअप किए जा सकते हैं। तो कहना ये चाहता था कि रिजल्टेंट वेक्टर एक ऐसा सिंगल वेक्टर होता है जो दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को जब जमा किया जाता है तो उनका रिजल्टेंट इफेक्ट को शो करता है मैग्नीट्यूड के लिहाज से भी और डायरेक्शन के लिहाज से भी। यहाँ मैं थोड़ा सा मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ये मिसाल के तौर पर आपके पास ए वेक्टर है, ये कोई वेक्टर बी है, तो चलो ये वेक्टर कोई सी है। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों वेक्टर्स को एडअप करते हैं एडेंटे रूल की मदद से। तो ये आपके पास आ जाएगा वेक्टर ए, ये वेक्टर बी आ जाएगा, ये वेक्टर सी आ जाएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये इन तीनों का रिजल्टेंट इफेक्ट शो करने के लिए हम एक सिंगल वेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं आर, जो कि ए, बी और सी के कंबाइंड इफेक्ट को शो करता है मैग्नीट्यूड के लिहाज से भी और डायरेक्शन के लिहाज से भी। यानी कि इन तीनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट इफेक्ट होगा वो ये लाइन यानी डायरेक्टेड लाइन जो है उसको शो कर रही है। ये वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड के लिहाज से भी, इनके लेंथ के लिहाज से भी और डायरेक्शन के लिहाज से भी इन तीनों के कंबाइंड इफेक्ट को शो कर रहा है वेक्टर। तो ये कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। ये सिंगल वेक्टर होगा जो कि सारे वेक्टर्स के जो नेट इफेक्ट है उसको शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब अगली बात है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट किस तरह किया जा सकता है, तो ये है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब पहले देखिए कि हम स्केलर्स की सब्ट्रैक्शन किस तरह करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करते हैं, 4 में ऐड अप कर देते हैं। किसको, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया और उसको फिर ऐड अप किया 4 में, तो इसका रिजल्टेंट आएगा 2 के बराबर। यानी कि 4 - 2 को बेसिकली आप कह सकते हैं 4 + -2, यानी कि ये जो हमारा डिजिट है इसको -1 से मल्टीप्लाई करके इस डिजिट में ऐड अप कर देते हैं। तो ये आपके पास जो दोनों डिजिट्स का डिफरेंस आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब बिल्कुल इसी तरह वेक्टर्स में भी दो वेक्टर्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना है एक दूसरे से, तो यही टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक वेक्टर है ए, चलो हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ही शो कर देते हैं। तो ये आपके पास एक वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी। अब हमें यह कहा गया है कि आपने बी को सब्ट्रैक्ट करना है ए में से, यानी कि ए में से बी को तफरीक करना है। तो क्या करेंगे, वही बात कि जिस वेक्टर को हमने सब्ट्रैक्ट करना है उसको पहले -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और याद रखें जब किसी भी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई किया जाता है, फॉर एग्जांपल ये देखें ये वेक्टर बी था, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मैग्नीट्यूड तो उतनी ही रहेगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी बी वेक्टर से। तो बी और -b एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बी वेक्टर को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम रहेगी, लेकिन डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी 180 डिग्री, ये अपोजिट आ जाएगा, ये ऐसे, ये -b आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, जिस तरह पहले मैंने बताया था कि 4 + -2 = 2। बिल्कुल ये देखें कि b को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये -b आ गया, मैग्नीट्यूड उतनी ही रही है, डायरेक्शन जो है पहले के अपोजिट हो गई है। अब ये वेक्टर जो है हेड एंड टेल रूल की मदद से इसमें हम ऐड अप कर देते हैं। तो ये देखें ये आपके पास वेक्टर आ जाएगा b -b, मीन इस वेक्टर की जो टेल है इस वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड कर देते हैं।
तो ये आपके पास वेक्टर आ जाएगा -b। अब इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, ये देखिए, ये वाला r आएगा, ये r कह दें, s कह दें, तो ये r किसके बराबर होगा, डेफिनेटली ये हो जाएगा a प्लस -b। यानी कि हमने क्या किया, a वेक्टर में -b को एड अप कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर r आया, ये दोनों वेक्टर्स के डिफरेंस के बराबर आ गया। मीन a में से b को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। तो सिंपल सी बात क्या हुई भला, कि जिस वेक्टर को हमने सब्ट्रैक्ट करना है दूसरे वेक्टर से, उस वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड तब्दील नहीं होगी, डायरेक्शन बिल्कुल 180 डिग्री चेंज हो जाएगी, अपोजिट वेक्टर हो जाएगा, एंटी पैरेलल आ जाएगा। तो ये b को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेक्टर आ जाएगा। अब ये देखें, ये b है, ये -b है। अब इस -b को आपने ऐड अप करना है, किसमें, a में ऐड अप किया -b को, तो ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। वही हेड टेल रूल जो है हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ भी। तो r इज इक्वल टू a प्लस -b, या हम कह सकते हैं r इज इक्वल टू a -b। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है। a में से b को सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। तो उम्मीद है मेरी बातें जो है आपको समझ आ गई होंगी। अगर कोई बात ना समझ आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दूँ। अल्लाह हाफिज़।